हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को ब्राह्मी एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नया वर्ष आपके लिए सफलता लेकर आए, कामयाबी लेकर आए, यही हमारी शुभकामना है आप सभी के लिए। और जो नया साल है उसमें एक शुभ संदेश आपको मिल भी चुका है। विगत रात्रि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना नया अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है और उसमें आपको एग्जाम डेट, नंबर ऑफ पोस्ट सब कुछ बता दिया है कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। आपको एग्जाम की डेट तो खैर पहले से ही क्लियर थी, कब फॉर्म भरना है तो उसको आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक बार देख लें और अपनी पूरी तैयारी रखें। आपको कब फॉर्म डालना है मतलब अच्छा होगा कि आप जल्दी ही फॉर्म भर दें ताकि आप फॉर्म भर के उस प्रक्रिया से, उस टेंशन से मुक्त हो जाएं। और उसके बाद अब हमें पूरे तरीके से जुट जाना है, पूरे दम खम के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ जो है एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। अब आपका ढील ढाल देने वाला एटीट्यूड अगर है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो उसको पूरी तरह से तज दीजिए। बिल्कुल पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे दम खम के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। और हम भी पूरी तरीके से, हमारी जो पूरी टीम है वो भी प्रतिबद्ध है कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पीएससी 2025 के प्रीलिम्स का सिलेबस हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट भी करवा दें और साथ ही साथ एमसीक्यूज के माध्यम से आपको उस तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता और मजबूत कर दें, उसको और ब्रशअप करने की कोशिश करें। तो हम भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और आप लोग भी पूरी तरीके से कमिटेड रहिए ताकि आप किसी भी हालत में एग्जाम क्वालिफाई करने की कंडीशन में रहें। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस पर हम और चर्चा बाद में करते रहेंगे कि कैसे आपको और तैयारी करना है। आज का हमारा सेशन हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्राह्मी एकेडमी आपको प्रीलिम्स के जितनी भी यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में, सभी के लिए एमसीक्यूज की सीरीज रन कर रहा है। इसमें हम बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमने कुछ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है जो विभिन्न लोक सेवा आयोगों की परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इवन यूपीएससी हो, संघ लोक सेवा आयोग है, उसके विगत वर्षों के प्रश्नों का भी समावेशन किया है और साथ ही साथ उन प्रश्नों को आधार बना करके, उनका विश्लेषण करके, उनको एनालाइज करके, उनको थोड़ा सा रिसर्च करके उसी के बेसिस पे नए क्वेश्चंस को भी डिजाइन किया है। तो अगर आप ये सीरीज अटेंड करेंगे तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू, आपको बहुत फायदा मिलेगा इसका। और हम मेरा और हमारी पूरी टीम का बेसिकली तरीका ये होता है कि हम केवल आपको यहाँ पर जब एमसीक्यू करवाते हैं तो केवल उसका आंसर नहीं बताते कि भाई टिक करके आगे बढ़ जाएं। कैसे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, कैसे एक ऑप्शन या एक प्रश्न जब आप पढ़ते हैं, एक एमसीक्यू पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी होती है, उससे जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को, उसमें और जो दूसरे पॉइंट्स दिए गए हैं उन पर भी थोड़ा सा विचार करना है। तो इस तरीके से हम जब भी एक प्रश्न पढ़ते हैं तो केवल एक प्रश्न हल नहीं करते, उसके साथ हम 4 नए कंसेप्ट पे चर्चा करते हैं, 4 नए कंसेप्ट को दिमाग में रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको एमसीक्यू का फायदा बहुत होगा अगर आप इस सीरीज के साथ लगातार बने रहते हैं। आज का जो ये सेशन है एमसीक्यू का, इसमें मैं आपको पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। मोस्टली हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर भी चुके हैं काफी। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे पुराने जो एमसीक्यूज के वीडियो हैं उनको भी आप देखिए, उसमें भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करवाया है। तो अब हम फर्दर डिले किए बिना शुरू करते हैं हमारे आज की एमसीक्यूज की सीरीज, जो कि पॉलिटी इंडियन और एमपी, इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चंस है और एमपी पॉलिटी स्पेसिफिक जो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है उससे जुड़े प्रश्नों को भी मैंने सम्मिलित किया है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि आपकी पॉलिटी से जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, उसमें एमपी पॉलिटी के भी बहुत प्रश्न रहते हैं, स्पेसिफिक फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं राज्यपालों से संबंधित, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित। तो इसीलिए हम सभी को इंक्लूड करके चल रहे हैं ताकि कहीं से कैसा भी प्रश्न आ जाए आप हल करने की स्थिति में रहे। तो आज की सीरीज हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। क्या है हमारा पहला प्रश्न? पहला प्रश्न कह रहा है, भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिट जो जारी की जाती है, रिट अधिकारिता जिसको कहते हैं, उसके मामले में कुछ वाक्य या कथन यहां दिए हैं, उन पर आपको विचार करना है। क्या वाक्य है, क्या कथन है? पहला कथन कह रहा है, परमादेश किसी निजी संगठन के विरुद्ध तब तक जारी नहीं की जा सकती या की जाएगी जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य न सौंपा गया हो। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। दूसरा क्या कह रहा है,
परमादेश किसी कंपनी के विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी भले ही वह सरकारी कंपनी हो। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। तीसरा क्या कह रहा है, कोई भी लोक विचारधारा वाला व्यक्ति अधिकार परीक्षा की रिट प्राप्त करने के लिए अदालत में जाने के लिए याचिकाकर्ता बन सकता है। विच मीन्स एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ को वारंटो। तो इसमें दो रिटों की चर्चा की गई है, एक है परमादेश जिसको हम मैंडेमस बोलते हैं और दूसरा को वारंटो जिसको अधिकार परीक्षा बोला जाता है। दो रिटों की चर्चा की गई है, पहला और दूसरा कथन मैंडेमस के बारे में है, परमादेश के बारे में है, और तीसरा कथन को वारंटो के बारे में यानी अधिकार परीक्षा के बारे में। और आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही है, आपको करेक्ट वाला आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन में ये सही वाले आ रहे हैं। 1 2 2 3 1 3 1 2 3 इसमें कॉम्बो बताना है। तो पहले इन पे अपन विचार कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। पहले कथन की बात करते हैं। पहला कथन आपको बोल रहा है कि परमादेश किसी निजी संगठन के विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य ना सौंपा गया हो। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। ये एकदम सही है, ये जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ये करेक्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी रिट अधिकारिता है वो कौन से आर्टिकल में है। संविधान में 2 आर्टिकल है जिनमें रिट अधिकारिता की बात की गई है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, और अनुच्छेद 226 जो है, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट्स को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, उच्च न्यायालयों को। सुप्रीम कोर्ट को 32 अनुच्छेद से मिली है और हाई कोर्ट को 226 यानी 226 नंबर के आर्टिकल से मिली हुई है रिट जारी करने की शक्ति। रिट जारी करने की शक्तियों में अंतर भी है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के मामले में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के मामले के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। 5 तरह की रिटें बताई गई है, जिसमें आपकी हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्शररी है, प्रोहिबिशन है और को वारंटो है। और पांचों तरह की जो रिटें बताई गई है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शररी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो, सभी को अलग अलग पर्पस से अलग अलग व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो ये आपको पूरे तरीके से दोनों आर्टिकल्स में बताया गया है। इसमें मैंडेमस जो है, जिसको हम परमादेश बोलते हैं, परमादेश किसी भी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है यदि उसने अपने किसी सार्वजनिक कर्तव्य या दायित्व का निर्वहन करने से इनकार कर दिया हो। ऐसा नियम जो है इसके मामले में अनुच्छेद 32 में दिया गया है कि कोई भी लोक प्राधिकारी अगर उसका कोई सार्वजनिक दायित्व है और उसे वो पूरा करना चाहिए, उसके द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है, तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो परमादेश के और इसमें नियम यह है कि जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति लोक प्राधिकारी ही हो। अगर वो निजी कंपनी भी है लेकिन कोई पब्लिक काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी रिट जारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है लेकिन प्राइवेट कंपनी कोई पब्लिक काम कर रही है, सरकार द्वारा उसे कोई सार्वजनिक कार्य सौंपा गया है, डेलीगेट किया गया है या पीपीपी मॉडल के तहत दिया गया है या आउटसोर्स किया गया है, ऐसा कार्य जिसकी प्रकृति सार्वजनिक नेचर की है, मतलब जिसकी प्रकृति सार्वजनिक है, जो पब्लिक नेचर का काम है, सरकार का काम है, राज्य का काम है, लेकिन राज्य ने वो कार्य किसी निजी संस्था को सौंप दिया है, चाहे आउटसोर्स किया हो चाहे कुछ भी, तब भी उस पर्टिकुलर सार्वजनिक कार्य के मामले में निजी संगठन के विरुद्ध मैंडेमस जारी किया जा सकता है, क्योंकि भले ही ये निजी संगठन है लेकिन काम सरकारी कर रहा है, काम पब्लिक इंपॉर्टेंस का कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी संस्थाएं जो निजी है लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम कर रही है, उनके खिलाफ मैंडेमस जारी हो सकता है उस पर्टिकुलर मामले में, हर मामले में नहीं, वो उस मामले में जो कि पब्लिक नेचर का है। तो ये सही जो है ये सही है, मतलब ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है कि परमादेश किसी निजी संगठन के विरुद्ध तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य न सौंपा जाए। अर्थात निजी संगठन के विरुद्ध वैसे जारी नहीं की जा सकती नॉर्मली। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी के खिलाफ मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता नॉर्मली, केवल तब किया जा सकता है जब वो कोई पब्लिक काम कर रहा हो, सरकार द्वारा उसको कोई काम सौंपा गया है जो पब्लिक नेचर का है, सार्वजनिक नेचर का है, उस मामले में, उस पर्टिकुलर कार्य के मामले में उसके खिलाफ मैंडेमस जारी किया जा सकता है, लेकिन दूसरे मामलों के बारे में उसके खिलाफ मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता। यही कथन यहां लिखा है। प्राइवेट पार्टीज या प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ जनरली मैंडेमस जारी नहीं हो सकता, केवल तभी हो सकता है जब वो कोई पब्लिक काम कर रहे हो जो सरकार द्वारा उनको सौंपा गया हो। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है,
परमादेश किसी कंपनी के विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी भले ही वह सरकारी कंपनी हो। ये एकदम गलत है, क्योंकि सरकारी कंपनियों के विरुद्ध तो जारी किया ही जाता है परमादेश। कोई भी ऐसा सरकारी कंपनी, सरकारी अधिकारी, लोक प्राधिकारी लिखा हुआ है, पब्लिक अथॉरिटी, तो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, सरकारी कंपनी, सरकारी अधिकारी, सरकारी निकाय, संस्था, अगर फंडामेंटल राइट्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसका कोई सार्वजनिक दायित्व है जो वो पूरा नहीं कर रही, तो मैंडेमस निकालता ही है सरकारी लोगों के खिलाफ। तो लोक प्राधिकारी लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, तो ये एकदम गलत है। सरकारी कंपनी के विरुद्ध तो मैंडेमस जारी होता ही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरे की चर्चा करते हैं। कोई भी लोक विचारधारा वाला व्यक्ति, अब ये मैंडेमस के बारे में नहीं है, ये तीसरा कथन को वारंटो के बारे में है। क्या बोल रहा है? कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन है, जैसे एनजीओ चलाने वाला कोई आदमी है, कोई समाज सेवक है ना, कोई रमन मैक्स से जिनको मिलता है उस तरह का कोई अखबार नवीस है, यानी कि कोई पत्रकार है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक माइंडेड है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है खुद की मर्जी से, ऐसा कोई भी व्यक्ति अधिकार परीक्षा की रिट प्राप्त करने के लिए अदालत में जाने के लिए याचिकाकर्ता बन सकता है। यस, बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल वही व्यक्ति जो एग्रीव्ड पर्सन है, जरूरी नहीं है कि वही हमारे सामने रिट मांगने आए, कोई दूसरा व्यक्ति भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो ये कथन भी सही है। हेबियस कॉर्पस के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है वो तो सुप्रीम कोर्ट आ ही नहीं सकता बेचारा, कोई दूसरा भी आ सकता है उसके एवज, उसके बदले। तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पीड़ित है वही रिट मांगे सुप्रीम कोर्ट जाकर के। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति के अलावा भी हो, लेकिन वो उस पीड़ित व्यक्ति से के बारे में या उसके लिए भी रिट डिमांड कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो लोक विचारधारा रखता है, कोई पब्लिक अथॉरिटी, मतलब पब्लिक अथॉरिटी नहीं, कोई सार्वजनिक काम करना चाहता है, या जो कोई वेलफेयर का काम करता है, एनजीओ चलाता है, या नॉर्मल व्यक्ति भी हो सकता है, आरटीआई के कार्यकर्ता होते हैं जैसे, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी अच्छा काम कर रहा है वो भी को वारंटो की डिमांड कर सकता है, भले ही वो खुद पर्सनली जो है एग्रीव्ड नहीं है, वो पर्सनली खुद जो है पीड़ित नहीं है, लेकिन वो दूसरों के लिए भी अधिकार परीक्षा मांग सकता है। तो ये सही है। तो इससे आपको दो बात समझ में आ गई, तीन बातें, कि पहला सही है, तीसरा भी सही है, और दूसरा जो है वो गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें 1 और 3 लिखा है, तो 1 और 3 सही है, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा सी फॉर कैलकाटा, दैट इज 1 and 3 ओनली। सही उत्तर क्या आ जाएगा? सी फॉर कैलकाटा, केवल 1 और 3, 1 और 3 आ जाएगा, 1 and 3, 1 और 3, बाकी दूसरा गलत है। अब देखो इसमें कई बार क्या होता है, अगर आपको केवल इतना ही भर मालूम है कि दूसरा गलत है, इतना ही भर अगर आपको मालूम है, तो आपका काम बन गया, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन है ए, बी और डी, सब में 2 आ रहा है। अगर आपको यही पता है कि यार दूसरा तो गलत है ही है, क्योंकि मैंडेमस दूसरे के खिलाफ तो निकल, मतलब लोक प्राधिकारी या सरकारी कंपनी के खिलाफ तो निकलता ही है। आपने केवल एक लाइन पढ़ ली मैंडेमस के बारे में कि मैंडेमस लोक प्राधिकारी के खिलाफ जारी किया जा सकता है जो अपने कर्तव्य या दायित्व का निर्वहन करने से मना कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति जो कि लोक प्राधिकारी है और अपने कर्तव्य दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ निकल सकता है। तो आपको ये मालूम है, तो आपको ये पता चल गया कि दूसरा तो गलत है ही स्टेटमेंट, क्योंकि ये कह रहा है कि सरकारी कंपनी के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता, मतलब ये तो गलत है ही। बस बाकी अब पहला और तीसरा आपको ना भी पता हो तो आपका काम चल जाएगा एलिमिनेशन के द्वारा, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शंस है उन सब में दूसरे को सही बताया जा रहा है जो कि नहीं है, तो आपका सीधे सीधे उत्तर सी आ जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन को भी फॉलो करना है। मैं क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मेरा ये दायित्व है कि मैं सभी पॉइंट्स पे अच्छे से चर्चा आपसे करूं, ठीक है। इसीलिए आपको थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट वगैरह इनसे भी चीजें पता चलती है, क्योंकि केवल संविधान पढ़ लेने से कई बार काम नहीं चलता। हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स के माध्यम से और इससे भी बहुत चीजें जुड़ती जाती हैं। जैसे अब ये है कि भाई परमादेश निजी संगठन के मामले में जारी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी संगठन के खिलाफ वैसे तो जारी नहीं कर सकते नॉर्मली, लेकिन अगर वो कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम कर रहा है, राज्य द्वारा सौंपा हुआ काम कर रहा है फॉर इंस्टेंस, तो उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है उस पर्टिकुलर मामले में, क्योंकि वो पब्लिक काम है। ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? ये प्रश्न एमपीपीएससी के एग्जाम में 2019 में आया था प्रीलिम्स में, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। और इसको इंक्लूड करने का पर्पस ये है कि आपको पता चले कि फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन एमपीपीएससी कैसे पूछती है। इस तरह के प्रश्न फैक्चुअल नेचर के पूछती है। अब आप पर ये फर्ज हो गया है कि आप सारे गवर्नर्स के नाम रट लें, अभी मतलब शुरुआत से लेकर अभी तक जितने गवर्नर हुए हैं, कम से कम तभी आप इसको कर पाएंगे हल। जब तक आपको सारे गवर्नर्स के
नाम ना पता हो तब तक आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो आपको एक आइडिया देने के लिए प्रश्न मैंने लिखा है कि कई बार फैक्चुअल नेचर के प्रश्न एमपी पॉलिटी से ऐसे आते हैं, एमपी पॉलिटी से ऐसे ही प्रश्न आते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा राज्यपाल कभी मुख्यमंत्री ही नहीं रहा, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। हमारी विधानसभा के स्पीकर्स के मामले में प्रश्न आ जाते हैं, हमारे राज्यपालों के बारे में, विधानसभा स्पीकर्स के मामले में, मुख्यमंत्रियों के मामले में ऐसे फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। तो इनको आप जरूर पढ़िए। मैं तो खैर अपनी क्लासेस में इनको कवर करवाया ही हूं आपको, और आप जो लोग क्लासेस में नहीं है मान लो, तो वो अपने आप से इसको कवर करें। देखते हैं इसको, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? कौन नहीं रहा ये आपको बताना है कि कोई कभी कौन जो है इनमें से गवर्नर नहीं रहा है एमपी का। 4 ऑप्शन है, बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर, भाई महावीर और न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें से सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन रहा है। ये जो बलराम जाखड़ हैं ये तो रहे हैं, बलराम जाखड़ जी जो हैं ये लोकसभा के स्पीकर भी रहे, लंबे समय तक लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, और राजस्थान की राजनीति में इनका बड़ा कद रहा है, और ये जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश में बलराम जाखड़ जो है 2004 से लेकर के 2009 के बीच में राज्यपाल रहे हैं, और ये 14वें यानी कि 14th राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश के 14th नंबर के राज्यपाल थे, 14वें नंबर के राज्यपाल थे, जो 2004 से 2009 के बीच में रहे। आमतौर पे जब सरकारें बदलती हैं और मान लो कि नई पार्टी की सरकार आती है, तो वो गवर्नर्स को, पुरानों को हटा करके अपने नए गवर्नर अपॉइंट करती है। ऐसा ट्रेंड रहा है, ऐसा नियम कुछ नहीं है। पर मान लो नई सरकार आ रही है जो दूसरी पार्टी की है, पहले बीजेपी की थी, फिर कांग्रेस की आ गई, तो कांग्रेस की सरकार अपने नए नए गवर्नर अपॉइंट करेगी हर जगह। ऐसा होता ही है जनरली, नियम कहीं नहीं है पर करती है। तो 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी, आप जानते ही हो। उससे पहले एनडीए की सरकार थी अटल जी के नेतृत्व में। अटल जी की सरकार के बाद जो है यूपीए की सरकार आई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तो उसने अपने गवर्नर्स अपॉइंट किए थे। उसी क्रम में 2004 से 2009 तक बलराम जाखड़ जो है मध्य प्रदेश के 14वें नंबर के राज्यपाल रहे हैं। बलराम जाखड़ का संबंध राजस्थान की राजनीति से रहा है, और ये जाट समुदाय के थे। ये लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं संसद में, और लंबे समय तक लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रामेश्वर ठाकुर पे। रामेश्वर ठाकुर भी मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहे हैं। इनके तुरंत बाद, बलराम जाखड़ के तुरंत बाद 2009 में रामेश्वर ठाकुर जो है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए थे। हालांकि ये 2011 तक ही रहे, 2 साल रहे, और ये 15वें नंबर के राज्यपाल थे। जाहिर सी बात है 14वें के बाद जो बनेंगे वो 15वें होंगे। तो रामेश्वर ठाकुर जो है 15th राज्यपाल थे, 15th गवर्नर थे, और ये 2009 से 2011 के बीच में 2 साल एमपी के गवर्नर रहे, 15th नंबर के थे। जाखड़ साहब के एकदम बाद में उनके सक्सेसर ही थे ये, बलराम जाखड़ के 15th थे। रामेश्वर ठाकुर न केवल मध्य प्रदेश के कई राज्यों के राज्यपाल रहे, ये उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे, ये कर्नाटक के भी राज्यपाल थे, ये आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल थे। अब तो खैर ये है नहीं, लेकिन ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों के राज्यपाल ये रहे हैं। रामेश्वर ठाकुर जो हैं उनके बारे में आपको ये बात याद रखनी है। फिर उसके बाद क्या है, भाई महावीर। भाई महावीर भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। भाई महावीर जो है 1998 से लेकर के 2003 के बीच में 5 साल का टर्म इनका रहा। ये 12वें नंबर के राज्यपाल थे, 12th गवर्नर भाई महावीर। तो भाई महावीर जो है वो 12वें नंबर के राज्यपाल थे। 1998 से लेकर 2003 तक भाई महावीर जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। दिग्विजय सिंह इस समय मुख्यमंत्री थे, मोस्ट ऑफ द टाइम दिग्विजय सिंह की ही सरकार थी, और दिग्विजय सिंह के समय ये राज्यपाल रहे थे। 12वें नंबर के राज्यपाल थे भाई महावीर। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ, उस समय भाई महावीर ही राज्यपाल थे, क्योंकि 2000 में हमारा मतलब मध्य प्रदेश बटा, तो जाहिर सी बात है 1998 से 2003 के बीच में ये हैं। तो 2000 में, सन 2000 में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, आप जानते ही हैं। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ, और उस समय राज्यपाल कौन थे? भाई महावीर ही थे, क्योंकि ये इनका टर्म उसके बीच में आ रहा है, आप देख ही रहे हैं, उसी बीच में, मतलब ये घटना घट रही है टर्म के बीच में। एक और बात याद रखिएगा कि उस साल 3 नए राज्य बने थे। 1 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उसके बाद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 27वां राज्य बना भारत का, और बिहार से अलग होकर झारखंड जो है वो 28वां राज्य बना।
तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ 26वें स्टेट के रूप में अस्तित्व में आया था नवंबर में 2000 में। उसके बाद फिर 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां राज्य झारखंड बना। नवंबर के ही महीने में तीनों बने, लेकिन पहले एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। भाई महावीर जो है, इनके बारे में एक और बात याद रखिएगा कि 1998 में मध्य प्रदेश में 16 नए जिले बनाए गए थे। सबसे ज्यादा संख्या में पहली बार जो जिले बने थे, सबसे बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश में, वो 1998 में बने थे 16 नए जिले, एक साथ 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बने थे। उस समय भी राज्यपाल भाई महावीर ही थे। उसके बाद और उसके पहले एक साथ बल्क में इतने नए जिले कभी नहीं बनाए गए। एक साथ 16 जिले बनाए थे सरकार ने नए, और उस समय राज्यपाल भाई महावीर ही थे 1998 में। भाई महावीर का जन्म आज के पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर में। एक आर्य समाज के बहुत प्रतिष्ठित सदस्य हुआ करते थे, आर्य समाजी थे, भाई परमानंद। उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम में भी आता है, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी आता है। भाई परमानंद जो थे बहुत बड़े आर्य समाजी थे और हिंदू महासभा के भी बड़े लीडर थे। उन्हीं के सुपुत्र थे भाई महावीर। भाई परमानंद जो थे उन्हीं के बेटे थे भाई महावीर, अर्थात भाई परमानंद भाई महावीर के पिताजी थे, जो बहुत बड़े आर्य समाजी थे, आर्य समाज के भी सदस्य थे और हिंदू महासभा के भी लीडर थे। इनका भाई महावीर का जन्म लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान में जो है वर्तमान में। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, अब आपका बचा क्या, जस्टिस अंशुमन सिंह। ये अंशुमन सिंह कभी भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे, क्योंकि तीनों रहे हैं तो बच गया आपका जस्टिस अंशुमन सिंह। जस्टिस अंशुमन सिंह मतलब न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह कभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल अभी तक तो नहीं ही रहे हैं, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 153 से शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर 154, 155 ऐसे चलते जाते हैं। तो थोड़ा सा प्रावधानों पर भी चर्चा करें क्या? चलो कर लेते हैं। अनुच्छेद 153 से शुरू होते हैं। 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, ये सब प्रावधान जो है वो राज्यपालों के बारे में बात करते हैं। 153 जो है, देखो भाग 5 है, संविधान का भाग 5 है, उसमें केंद्र की चर्चा है। तो ये कौन सा भाग है? भाग 6, इसमें राज्य की चर्चा है। संविधान का पार्ट 6 है ये। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कौन सा है? पार्ट 6, जो राज्यों के बारे में बात करता है, यानी स्टेट के बारे में। अनुच्छेद 153 कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन बाद में इसमें 7वें संविधान संशोधन से 1956 में यह जोड़ दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल बनाया जा सकेगा। तो अनुच्छेद 153 में क्या लिखा है? 153 में कि देयर शेल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर राज्य के लिए एक एक गवर्नर होगा। लेकिन बाद में 7वें संविधान संशोधन से 1956 में इसमें एक और बात जोड़ दी गई कि एक मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन गवर्नर भी हो सकता है। मान लो छोटे छोटे राज्य है तो एक ही गवर्नर चल जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर 154 क्या बताता है? 154 ये बताता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो वेस्टेड होगी प्रेसिडेंट में, मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान राज्यपाल होगा। जैसे कि केंद्र के मामले में राष्ट्रपति है, जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, कहने भर को कम से कम औपचारिक या सैद्धांतिक रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। यह अनुच्छेद 154 है। 155 जो है वो अपॉइंटमेंट की बात करता है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है अपने नाम से पद मुद्रा और सील हस्ताक्षर करके, तो वो 155 में लिखा हुआ है। 155 क्या बोलता है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है अपने पदनाम और मुद्रा से हस्ताक्षर करके, अपनी सील साइन लगा करके एक ऑर्डर निकालता है और उस सील साइन वाले, हस्ताक्षर वाले और पदमुद्रा वाले नाम से ही गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो ये 155 है। 156 जो है वो टर्म की बात करता है, नहीं टर्म की बात करता है। प्रेसिडेंट की टर्म कितनी होगी ये क्या बताता है? 156 आर्टिकल बताता है। तो टर्म इसकी जनरली 5 साल होती है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट का प्रसाद इसको हासिल है, मतलब प्रसाद जब तक इसको मिला हुआ है तब तक ये पद पे बना रहेगा, और सामान्यतः 5 साल कार्यकाल होता है। तो ये 156 में कहा गया है
कि ये राष्ट्रपति के, यानी जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राष्ट्रपति का प्रसाद जब तक इसके पास है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये पद पे बना रहेगा, राष्ट्रपति हटाना चाहे तो इसको रिमूव कर सकेगा, और अगर नहीं हटाता है राष्ट्रपति इसको बीच में, तो ये 5 साल की टर्म एंजॉय करता है मैक्सिमम। ये इसमें 156 में लिखा है। 157 क्या कहता है? 157 जो है वो बात करता है राष्ट्र, जो हमारा राज्यों में जो राज्यपाल है उसके बारे में ये बात करता है, उसके क्वालिफिकेशंस के बारे में कि कौन लोग राज्यपाल बन सकते हैं। तो 2 ही क्वालिफिकेशन है, एक भारत का नागरिक हो और दूसरा 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, या तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया हो और 35 साल की उम्र कम से कम इसकी हो गई हो। तो ये क्वालिफिकेशन 157 में बताई गई है राज्यपाल के मामले में। भारत का नागरिक हो और 35 साल का हो तो ये राज्यपाल बन सकता है, कोई भी व्यक्ति। 158 जो है वो बात करता है कुछ कंडीशंस के मामले में कि कौन कौन लोग राज्यपाल नहीं हो सकते या हो सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण कर रहा है वो राज्यपाल नहीं बन सकता। अगर किसी भी हाउस का मेंबर है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में, किसी मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में किसी हाउस का मेंबर है, तो अगर वो राज्यपाल चुन लिया जाता है तो उसकी मेंबरशिप हाउस की खत्म हो जाती है, पार्लियामेंट का हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का हो। तो ये सभी बातें आर्टिकल 158 के अंतर्गत लिखी गई है। आर्टिकल 159 इसकी ओथ की बात करता है, शपथ की बात करता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा और कौन सी शपथ दिलाएगा। राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उस पर्टिकुलर राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस होता है वो शपथ दिलाता है। और अगर वो किसी वजह से मौजूद ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट इफ मौजूद नहीं है, तो इसको शपथ दिलाता है जो सीनियर मोस्ट जज होगा। चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट जज है वो शपथ दिला देगा, अगर चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का मौजूद नहीं है उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 161 जो है पार्डनिंग पावर्स की बात करता है। राज्यपाल को भी न्यायालयों के द्वारा दिए गए दंड और दंड के आदेश को माफ करने की शक्ति मिली हुई है, तो उसकी चर्चा आर्टिकल 161 में है। 5 तरह से माफी दे सकता है ये, जिसमें कम्यूट है, रेमिशन है, रिप्राइव है, रिस्पाइट है और पार्डनिंग है। तो वो 5 शक्तियां इसमें दी हुई है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से इसकी शक्तियां अलग है। ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ये राज्य के द्वारा जो विधियां बनाई जाती है, जिस पर राज्य की कार्यपालिका जिनको लागू करवाती है, उन्हीं कानूनों के उल्लंघन के मामले में जो दंड दिया गया है उसी को माफ कर सकता है। और ये सेना न्यायालय द्वारा, कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड को माफ नहीं कर सकता। तो वो सभी बातें 161 में लिखी हुई है। तो ये पूरा राज्यपाल के बारे में आपको, जैसे आप कोई भी प्रश्न पढ़ो ना, ऐसे ब्रशअप कर लो दिमाग में। पूरा हमने राज्यपाल के बारे में 2 मिनट में, 5 मिनट में देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा प्रश्न लंबा खिंच गया, लेकिन आपको इसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य या 7 सदस्य। तो ये भी फैक्चुअल प्रश्न है, ये भी फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। एमपीपीएससी में मैक्सिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें एक चेयरपर्सन होता है और 6 दूसरे मेंबर्स होते हैं, ये नियम है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका डी फॉर दिल्ली, दैट इज 7 मेंबर्स। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अधिकतम 7 हो सकती है। इसमें आपका चेयरपर्सन इंक्लूडेड है, उसको मिला करके 7 है, ऐसा नहीं कि एक चेयरपर्सन और वो, मतलब 6+1 का रूल है ये। अधिकतम जो सदस्य कितने हो सकते हैं? 7। 7 मतलब 6+1, एक चेयरपर्सन और 6 अन्य, ये नियम इसमें चलता है मैक्सिमम। इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम तो रख ही सकते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश बना, उसी साथ इसका लोक सेवा आयोग भी बन गया, उसी एक्ट से, जिस एक्ट से मध्य प्रदेश बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो पारित हुआ, उसी से मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ और मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। और इसमें अधिकतम 7 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, वर्तमान में, अच्छा राज्यपाल के बारे में मैंने आपको 1-2 बातें बताना और भूल गया। भारत में, मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम याद रखना, पट्टाभी सीतारमैया। ये मैं आपको बताना भूल गया, ये फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, ये पहले राज्यपाल थे। पट्टाभी सीतारमैया गांधीवादी नेता थे, जिनका बहुत दखल जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहा। ये गांधीवादी लीडर थे पट्टाभी सीतारमैया। इनका नाम
जबलपुर में के पास त्रिपुरी नाम की एक जगह है, कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें भी इनका नाम आता है इतिहास में, क्योंकि इनको सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता के लिए हरा दिया था उसमें, और उससे गांधी बहुत नाराज हो गए थे। गांधी ने कहा था पट्टाभी की हार मेरी हार, क्योंकि ये पट्टाभी गांधी के द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट थे। तो वो त्रिपुरी अधिवेशन में भी इनका नाम आता है। इनका नाम राज्यों के गठन के लिए बनाई गई एक समिति जो कि संविधान सभा ने बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जेवीपी कमेटी। इस जेवीपी में भी जो पी है वो पट्टाभी सितार मैया है। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पट्टाभी सितार मैया। ये राज्यों के पुनर्गठन के लिए ये समिति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी। तो पट्टाभी का नाम आप याद रखिए। तो ये पहले राज्यपाल थे। पहली महिला राज्यपाल कौन थी ये भी पूछा गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो पहली महिला राज्यपाल थी उनका नाम था सरला गरेवाल। सरला गरेवाल जो है 1989 से 1990 ये जो पीरियड है इसमें वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही और मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। सरला गरेवाल भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी, आईएएस ऑफिसर थी और देश की दूसरी नंबर की महिला आईएएस थी। मतलब देश में जो महिला आईएएस थी, जो सेकंड महिला आईएएस बनी थी वो सरला गरेवाल जी थी, और वो फिर बाद में मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रही। ठीक है, ये याद रखिए। दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी? तो आनंदीबेन पटेल, जो अभी 2018 के बाद वो बनी थी। तो पहली महिला जो थी वो सरला गरेवाल और दूसरी महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी। पहले राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल पट्टाभी सितार मैया थे। अभी जो राज्यपाल है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारे यहाँ राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल है उनका नाम है मंगू भाई पटेल, और ये मंगू भाई पटेल 19वें नंबर के राज्यपाल है, 19th नंबर के। तो अभी जो राज्यपाल है उनका नाम है मंगू भाई पटेल और वो 19वें नंबर के राज्यपाल हैं। राज्यपाल से जुड़े जितने पॉइंट्स है मैंने लगभग आपको सभी बता दिए। खैर अब अपन अपने अगले प्रश्न पे वापस चल देते हैं। अगला प्रश्न क्या था? कितने सदस्य है? तो ये आपको मैंने बता दिया कि 7 सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसमें एक बात कि वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है राकेश लाल मेहरा, प्रोफेसर राकेश लाल मेहरा। ये डॉक्टर भी लगाते हैं, पीएचडी है ये हिंदी से, डॉक्टर राकेश लाल मेहरा। तो ये अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर राकेश लाल मेहरा है, प्रोफेसर राकेश लाल मेहरा भी इनको बोलते हैं, आप याद रखिए। ठीक है, अभी जो सेक्रेटरी है हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, जो सचिव हैं, उनका नाम भी आप याद रख सकते हैं, प्रबल। उनका नाम जो है, मतलब उनका नाम जो, ये तो क्या हो गए हमारे चेयरपर्सन हो गए, ये हो गए चेयरपर्सन, और जो सेक्रेटरी है, सचिव है, उनका नाम है प्रबल सिपाही। प्रबल सिपाही ये जो है हमारे अभी सेक्रेटरी है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में। और जो डिप्टी सेक्रेटरी है उनका नाम है राखी सहाय। ये दोनों आईएएस हैं, प्रबल सिपाही भी आईएएस है और राखी सहाय भी आईएएस है। ये सेक्रेटरी है यानी कि सचिव है, और ये उप सचिव है यानी डिप्टी सेक्रेटरी है। और अध्यक्ष कौन है? राकेश लाल मेहरा, ये आप याद रख सकते हो। वर्तमान में ये है, ठीक है। प्रबल सिपाही आईएएस सचिव हैं और राखी सहाय आईएएस उप सचिव यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक प्रभावी रहता है? हाउ लॉन्ग डज द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर रिमेन इफेक्टिव? ए 3 माह, बी 6 माह, सी विधानमंडल के अगले सत्र के पुनर्समवेत होने से लेकर 6 सप्ताह तक, और डी, बी और सी दोनों। देखिए इसमें नियम यह है कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो है आर्टिकल 213 अनुच्छेद 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति हासिल है जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो। अगर द्विसदनीय है तो दोनों ही सदन सत्र में ना हो, और अगर एक सदनीय है तो वो विधानसभा सत्र में ना हो, जैसी कंडीशन हो वैसी। अगर विधानमंडल या विधायिका, जो राज्य की विधायिका होती है, अगर वो सत्र में ना हो, अगर 2 हाउसेस है वहां तो दोनों सत्र में ना हो, और अगर एक हाउस है विधानसभा ही है तो वो सत्र में ना हो, सेशन में ना हो, तो राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि वो 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और इस अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि का होता है, कानून का होता है। राज्यपाल जो है केवल उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी कर सकता है जिन मामलों में राज्य विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, यानी कि राज्य सूची के मामले। राज्य विधानमंडल जिन मामलों में कानून बना सकता है उन्हीं मामलों में राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि वो विधानमंडल के बिहाफ पे कर रहा है बेसिकली। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसमें नियम यह है कि जब
राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो कितने दिन तक वैलिड रह सकता है मैक्सिमम, उसकी कितनी एज होती है, आयु कितनी होती है। तो उसका नियम यह है कि जब राज्य विधानमंडल का सत्र पुनर्संवेद हो जाता है, तो उस सत्र के पुनर्संवेद की तिथि से 6 हफ्ते के भीतर भीतर अगर विधानमंडल उस ऑर्डिनेंस को अनुमोदित कर देता है, रेक्टिफाई कर देता है कि हाँ ठीक है ये चलना चाहिए, तो वो आगे चल सकता है। नहीं तो 6 हफ्ते की अवधि समाप्त होने के अंदर अंदर अगर राज्य विधानमंडल उसको रेक्टिफाई नहीं करता, अनुमोदित नहीं करता, तो वो खत्म हो जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है बेसिकली। यही नियम संसद के मामले में भी है जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 123 के मामले में करता है, 123 के मामले में, मतलब 123 के द्वारा यार, आर्टिकल 123 के द्वारा जारी करता है। इसमें भी नियम यही है कि जब संसद फिर से संवेद होती है तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको रेक्टिफाई करना होता है, नहीं तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है, खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है। यही नियम यहां पर भी है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि 3 माह तो गलत हो गया, ठीक है ना। 6 सप्ताह तक ये वाला सही है, विधानमंडल के अगले सत्र के पुनः संवेद होने से लेकर के 6 सप्ताह तक ये वाला सही है। लेकिन क्योंकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि विधानसभा के जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैपिंग नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि बी और सी दोनों। क्योंकि संसद के मतलब संसद बोल रहा हूं मैं, संसद भी ले लो, राज्य विधानमंडल भी ले लो, दोनों पे ये नियम लागू होता है कि जो राज्य विधानमंडल होता है उस राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता। और इसलिए अगर अध्यादेश जारी हो गया है तो संसद अगली बार मैक्सिमम कितने समय बाद मैक्सिमम स्टेट असेंबली बैठ सकती है, 6 महीने। तो 6 महीने तक तो वो चल ही सकता है, इस मामले में मैक्सिमम 6 महीने तो चल ही सकता है ना। और मान लो 6 महीने के बाद में अगर मान लो कि संसद संवेद हो जाती है तो फिर उसमें 6 सप्ताह का समय और दिया जाता है। तो ये जो है इसका टाइम पीरियड है। तो दोनों को आप मिला के पढ़िए, क्योंकि जो स्टेट असेंबली है, स्टेट असेंबली के 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का ही अंतर हो सकता है, 6 मंथ्स का। जैसे आज अगर सेशन खत्म हो गया तो अगला सेशन 6 महीने के खत्म होने से पहले पहले बुलाना पड़ेगा, ऐसा मैक्सिमम गैपिंग 6 महीने हो सकती है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो बी और सी दोनों, यानी कि 6 महीने और विधानसभा के अगले सत्र के संवेद होने से 6 सप्ताह के अंदर अंदर जो भी पहले हो जाए। मान लो कि 6 महीने से पहले ही विधानसभा का सत्र शुरू हो गया तो फिर 6 हफ्ते के अंदर अंदर रेक्टिफिकेशन मिलना चाहिए। और अगर मान लो कि 6 महीने तक विधानसभा का सत्र लगा ही नहीं तो फिर 6 महीने तक ये खिंच जाएगा अध्यादेश आगे, जो पहले हो जाए। मान लो कि 6 महीने की अवधि से पहले ही विधानसभा बैठ गई तो फिर 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसको अनुमोदन देना पड़ेगा विधानसभा के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा, जो भी है। और अगर मान लो कि 6 महीने तक विधानसभा बैठी ही नहीं तो 6 महीने तक तो ये चल ही सकता है, ऐसा नियम है। तो बी और सी दोनों इसका सही उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। इसका जो उत्तर है वो आएगा, आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 113। आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 113। तो ये बहुत फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा तथ्यात्मक प्रश्न है कि जो धन विधेयक है यानी मनी बिल है, मनी बिल की चर्चा या उसकी डेफिनेशन हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो सीधा सीधा ये है कि इसमें आर्टिकल 110 है, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 जो हमारे संविधान में है वो धन विधेयक के बारे में चर्चा करता है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका, ए फॉर आगरा, दैट इज आर्टिकल 110। ए फॉर आगरा दैट इज आर्टिकल 110 विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके द्वारा धन विधेयक की चर्चा की गई है, मनी बिल जिसको बोलते हैं। इसमें बाकायदा बताया गया है कि किसको मनी बिल बोला जाएगा और किसको मनी बिल नहीं बोला जाएगा, दोनों लिखा हुआ है। दोनों, एक लिस्ट बनी हुई है कि किसको किसको मनी बिल बोलेंगे और एक लिस्ट बनी हुई है कि किसको किसको मनी बिल नहीं बोलेंगे। जैसे बजट मनी बिल है, बाकायदा पहली लाइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 110 में कि बजट जो है वो मनी बिल माना जाएगा, ऐसा। फिर जो वेतन भत्ते बढ़ते हैं, मतलब जैसे संसद सदस्यों के, राज्य विधानमंडलों में या किसी भी पद पर बैठे लोगों के जो वेतन और भत्ते बढ़ाए जाते हैं उसको भी मनी बिल माना जाता है। तो ऐसे मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है कि किसको मनी बिल मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। और अगर मान लो कि कोई झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, कोई नई चीज आ जाए कि जो इन लिस्टों में है ही नहीं, ऐसी कोई चीज आ जाए और जिसमें डिसाइड ना हो पाए कि इसको मनी बिल माने या ना माने, तो अंतिम रूप से लोकसभा के स्पीकर को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं,
ये फैसला अंतिम रूप से लोकसभा स्पीकर का है। तो इसमें जो है आर्टिकल 110 आपको याद रखना है। अगर मान लो विवाद की स्थिति पैदा हो जाए किसी बिल के मामले में, ये विवाद हो जाए कि इसको मनी बिल मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, तो अंतिम फैसला लोकसभा का स्पीकर करता है और उसका फैसला अंतिम है, ठीक है ना। तो ये मनी बिल वाला प्रश्न है, आर्टिकल 110 विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी जो आर्टिकल है इसमें ये दूसरे आर्टिकल्स है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 86वें संशोधन अधिनियम के निदेशक सिद्धांतों 86वें संशोधन अधिनियम ने निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की विषय वस्तु को बदल दिया? द 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसके माध्यम से, ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, इसके माध्यम से डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल चेंज हुआ, ये पूछ रहा है बेसिकली। डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल इस अमेंडमेंट के माध्यम से अमेंड किया गया, उसकी भाषा बदली गई। ये पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 86th अमेंडमेंट 2002, उसके माध्यम से डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में चेंज आया, परिवर्तन आया। तो 4 आर्टिकल यहाँ दिए हुए हैं। अब टेंशन ये है कि चारों ही डीपीएसपी है, तो इसमें से कौन सा बदला गया? आर्टिकल 45, 47, 50 और 51। तो इसका सही आंसर ए आएगा, आर्टिकल 45 है। कैसे आएगा? ये जो 86वां संविधान संशोधन था ये संबंधित है राइट टू एजुकेशन से, शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का अधिकार जो है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। नया आर्टिकल जुड़ा 21A, आर्टिकल 21A नया आर्टिकल जुड़ा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाले खंड में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाले खंड में नया अनुच्छेद जुड़ा। और इससे क्या दिया गया? इससे दिया गया बुनियादी शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 वर्ष की आयु से 14 साल के बच्चों की आयु तक जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये दिया गया। लेकिन इसी संविधान संशोधन के माध्यम से, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक डीपीएसपी में भी चेंज हुआ, और वो डीपीएसपी था आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में ये लिख दिया गया कि 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर देना, उनके पोषण का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये राज्य का दायित्व होगा। राज्य प्रयास करेगा कि 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों को, यानी बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर दी जाए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, संभाल की जाए। ये तमाम बातें इसमें लिख दी गई थी, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 45 में चेंज हुआ था। इसमें चेंज क्यों किया गया? क्योंकि पहले इस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, ये डीपीएसपी में था। बाद में इसको फंडामेंटल राइट बना दिया। पहले ये डीपीएसपी में था कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना चाहिए राज्य को, ये उसका दायित्व होगा या उसको करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बाद में ये फंडामेंटल राइट ही बन गया, गारंटी की तरह दे दिया गया। तो फिर यहाँ से उसको हटा दिया और यहाँ नई चीज ऐड कर दी कि 6 साल से कम बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर देंगे। तो आर्टिकल 45 विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी जो है ये क्या बताते हैं, आर्टिकल 47, 50 और 51, इनके बारे में भी अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो आपका काम चल जाएगा। ये जो आर्टिकल 47 है ये भी पब्लिक हेल्थ के बारे में ही बात करता है। ये बात करता है लोक स्वास्थ्य के बारे में, मादक पदार्थ, नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना, लोक स्वास्थ्य को विकास करना, पब्लिक हेल्थ को डेवलप करना, उसी की बात ये भी करता है। नशीले और मादक पदार्थों के उपयोग या उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का राज्य प्रयास करेगा, लोगों का हेल्थ को डेवलप करने का प्रयास करेगा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करेगा, ये तमाम बातें, न्यूट्रिशन को बढ़ावा देगा, पोषण को बढ़ावा देगा, ये सब इसमें लिखा हुआ है। मतलब प्रयास करेगा कम से कम। अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 क्या है? अनुच्छेद 50 जो है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन करने का प्रयास करेगा, ये कहता है। ये भी डीपीएसपी में ही है, ये चारों डीपीएसपी है। भाग 4 36 से 51 उसमें सब आते हैं। आर्टिकल 50 जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो, ऐसा प्रयास राज्य करेगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हो, उनकी शक्तियां बटी रहें, विभाजन हो, ऐसा प्रयास करेगा। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। भारतीय राज्य यह प्रयास करेगा कि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनी रहे। तो आर्टिकल 45 विल बी योर करेक्ट आंसर, पर मैंने चारों ही बता दिए ताकि आपके दिमाग में फ्रेश हो जाए। निम्नलिखित में से किसके कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है?
स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, सत्रावसान और विघटन। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ सेशन ऑफ हाउस? टर्मिनेशन किसकी वजह से हो जाता है? तो इसका सही उत्तर आएगा सत्रावसान, प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन जब होता है तो सत्र का जो पर्टिकुलर सेशन है वो खत्म हो जाता है। सेशन खत्म होने को ही बोलते हैं सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब ही होता है सेशन का खात्मा, सेशन खत्म हो जाना। यह है आर्टिकल 85 क्लॉज नंबर 2। आर्टिकल 85 ये कहता है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति होगी कि वो संसद के सत्र को आहूत करे और सत्रावसान की घोषणा करे। मतलब सेशन को समन भी वही करेगा और सेशन को प्रोरोगेट भी करेगा। कौन? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को यह अधिकार है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो संसद का सत्र आहूत करे और सत्रावसान भी करे, समन भी करे सेशन को पार्लियामेंट के और प्रोरोगेट भी करे। प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि वो सेशन खत्म हो गया, वो पर्टिकुलर सेशन जो है वो खत्म हो गया, तो वही पूछा गया है। ये जो एडजर्नमेंट है, एडजर्नमेंट साइन डाई है, डेजोल्यूशन है, इसका मतलब संसद सत्र खत्म होने से नहीं है, इनकी भी चर्चा करते हैं। स्थगन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर दिन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। जैसे सत्र चल रहा है तो आज के दिन की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो गई है, उसको एडजर्नमेंट बोलते हैं। और इसका जो अधिकार है सत्र को स्थगित करने का, बैठक को स्थगित करने का जो अधिकार है वो पीठासीन अधिकारी के पास होता है, जो भी चेयर कर रहा है। लोकसभा में स्पीकर हो, डेप्यूटी स्पीकर हो, या जो भी लोकसभा को चेयर कर रहा है वो स्थगन करता है। और राज्यसभा में जो चेयर कर रहा है, अगर उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति, वहां का उपसभापति है तो सभापति, उपसभापति, जो भी है, जो पर्टिकुलर हाउस को चेयर करने वाला बंदा है उसको राइट होता है कि वो स्थगित करे, एडजर्न करे। और एडजर्नमेंट साइन डाई भी जो है वही करता है, ठीक है ना। तो ये जो है अलग अलग चीज है, ये दिन भर की कार्यवाही का स्थगन है, जबकि प्रोरोगेशन का मतलब संसद का सत्र खत्म होना। डिसोल्यूशन का तो मतलब होता है संसद ही विघटित हो गई, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा का तो विघटन खैर कभी भी नहीं होता। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि लोकसभा ही भंग कर दी गई, उसको बोलते हैं विघटन। ये लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं होता। राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका कभी भंग नहीं किया जाता। उसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। विधानसभा में ये हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। विधान परिषद का प्रश्न है, ये विधानसभा का नहीं है, विधान परिषद का है। क्या बोल रहा है? विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो फैक्चुअल आपको प्रश्न है, 21 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल। द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ विधान परिषद, जिसको स्टेट काउंसिल बोलते हैं, है ना। देखिए, पहली बात तो यह है कि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, कुछ ही राज्यों में है। जिन राज्यों में है वहां के लिए ये लागू होगा कि कितनी उम्र हो सकती है उसकी। तो इसमें ना 30 साल है। सही उत्तर जो है आपका आर्टिकल तो मैं बता देता हूँ, जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, 30 ईयर्स। अगर कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बनना चाहे तो उसको 30 वर्ष की मिनिमम आयु पूरी करनी चाहिए कम से कम। तो ये नियम जो है ये इसके हिसाब से 30 साल है। अब इससे जुड़े प्रावधान काय में दिए हुए हैं, तो आर्टिकल 269, आर्टिकल 270, आर्टिकल 271, आर्टिकल 273, ये सब विधान परिषद से जुड़े प्रावधान बताते हैं। अगर हम केवल यहाँ पर उम्र की बात करें कि ये जो एज है ये काय में दी गई है, तो ये एज जो है ये दी गई है, सॉरी ये 1 है, मैं आपको 279 बता रहा हूँ, 169 है ना, ये 169, 169, 170, 171, 172, 173, 2 बता दिया मैंने गलती से। तो ये 169, 170, ये जो पूरे प्रावधान है ना, इन सब का संबंध विधान परिषद के साथ है। आप जब पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन तो देखोगे तो ये सभी का संबंध विधान परिषद के साथ है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एज की बात की गई है कि मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए, वो है आर्टिकल 173, इसमें बताया गया है। आर्टिकल 173 में स्पेसिफिकली एज की बात की गई है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए विधान परिषद के मेंबर्स के लिए, तो वो है 30 साल। आर्टिकल 173 के हिसाब से 30 साल होनी चाहिए विधान परिषद की सदस्यता की न्यूनतम आयु इतनी है, ठीक है। और बाकी आर्टिकल्स में विधान परिषद से दूसरे प्रावधान दिए हुए हैं। जैसे आर्टिकल 169 बताता है विधान परिषद के गठन के मामले में, विधान परिषद का गठन पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट उसके गठन को समाप्त भी कर सकती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है कि वो जो पर्टिकुलर राज्य है वहां की विधानसभा, जो पर्टिकुलर राज्य है जो विधान परिषद के गठन की मांग कर रहा है, वहां की विधानसभा अपने विधानसभा के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से, विशेष बहुमत से
इस आशय का संकल्प पारित करके पार्लियामेंट को भेजे। वो विधानसभा को ये दायित्व है, अगर वो चाहती है किसी राज्य में, अगर ये चाहते हैं कि वहां पर विधान परिषद होनी चाहिए, तो उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित करेगी इस आशय का और पार्लियामेंट को भेजेगी। और पार्लियामेंट जो है फिर अगर चाहे तो वो इस पर विधान परिषद का गठन कर सकती है। पार्लियामेंट विधान परिषद का गठन कैसे करेगी? सिंपल मेजॉरिटी से, एक एक्ट बना करके, सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से एक अधिनियम पारित करके उस पर्टिकुलर राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। तो राज्य में जो विधानसभा है, जब वो संकल्प पारित करेगी तो विशेष बहुमत से करेगी, लेकिन पार्लियामेंट गठन के लिए जो अधिनियम पारित करेगी विधान परिषद के गठन के लिए, वो पार्लियामेंट अपनी सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। दोनों हाउसेस में, लोकसभा में भी सिंपल मेजॉरिटी और राज्यसभा में भी सिंपल मेजॉरिटी। ये नियम है 169 के तहत, और इसको खत्म भी किया जा सकता है। और ये जो बाकी आर्टिकल है इसमें इनका टेन्यूर वगैरह बताया हुआ है। ये भी स्थायी सदन होती है राज्य के अंदर, इसका कार्यकाल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि स्थायी होता है, विधान परिषद स्थायी होती है, जब तक ये खत्म नहीं हो रही तब तक तो ये स्थायी है, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। हालांकि इसके मेंबर्स का कार्यकाल 6-6 साल का होता है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते जाते हैं, जैसे राज्यसभा के मामले में है वैसा ही इसमें भी है। मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल होता है और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते जाते हैं, जबकि पूरी की पूरी विधानसभा बनी रहती है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। हालांकि पार्लियामेंट इसको समाप्त कर सकती है, लेकिन जनरली फिर समाप्त नहीं होती, तब तक ये बनी रहती है। तो ये सब प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। आर्टिकल 169 में पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रावधान है कि पार्लियामेंट कैसे गठन करेगी। आर्टिकल 171, 172 इसमें टेन्यूर से और इससे जुड़े प्रावधान है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आर्टिकल 173 से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो विधान परिषद है ही नहीं, बहुत सारे राज्यों में है, जैसे यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसके बाद के जो प्रश्न हैं अब अपन अगले सेशन में देखेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा आज का सेशन हम खत्म करते हैं, और भी कुछ बहुत सारे प्रश्न हैं जो अब हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आप लोगों को पढ़ के भी मजा आया होगा, थोड़ा समझ में भी आया होगा, एक आइडिया लगा होगा कि एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है और कैसे वो आपको बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो आज का हमारा एमसीक्यूज का सेशन हम यहाँ खत्म करते हैं। अगले सेशन में बहुत सारे और बढ़िया बढ़िया एमसीक्यूज लेकर के मैं आपके सामने फिर से मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।